एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का 9th चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। और इससे पहले हम ऑलरेडी दो वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो। तो ये वाला जो टॉपिक है, आज वाला टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा फाइनली। पर इसके बाद एक और वीडियो आएगा, जिसमें एक और वीडियो मैं पोस्ट करूँगी जिसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भी अगेन बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं बाकी दो चैप्टर्स की तरह, पिछले दो चैप्टर्स की तरह। तो हम इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग मार्केट में किसी फर्म का रेवेन्यू कर्व कैसा होता है। तो इस टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया था। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, और अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या मोनोपोली मार्केट है तो उसका जो कर्व है वो कैसा होता है। तो वहाँ थोड़ा सा हमने शॉर्ट में पढ़ा था। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको 3 तरह के मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, दूसरा है मोनोपोली मार्केट और तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, एक बार और, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब ये तीनों मार्केट्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। साथ साथ इन तीनों मार्केट्स में इंडिविजुअली मतलब सेपरेटली इन तीनों का किसी भी फर्म का कर्व कैसा होता है, रेवेन्यू कर्व, इन तीनों मार्केट्स में वो हम पढ़ेंगे। और उस कर्व का जो शेप है वो ऐसा क्यों है, कैसे है, उसके पीछे के सारे रीजंस वगैरह, मतलब हम सारी चीज़ें इस टॉपिक में डिटेल में कवर करने वाले। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा है फर्म्स रेवेन्यू कर्व। फर्म्स रेवेन्यू कर्व का मतलब होता है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से मतलब है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू कर्व मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है वो तो हम एमआर और एआर कर्व से ही निकाल सकते हैं। हमने पिछले वाले में सीखा था कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है प्राइस और क्वांटिटी को। पर यहाँ पे हम सबसे पहले सिर्फ एआर और एमआर कर्व, ये दोनों कर्व्स कैसे होते हैं अलग अलग मार्केट्स में, उनका शेप कैसा है, क्यों है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टीआर का भी कोई यूज़ नहीं है, मतलब टीआर कर्व के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एआर कर्व और एमआर कर्व के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात आती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये तो वैसे हमने कल भी पढ़ा था और मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर भी बताया था। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर नाम से ही समझ लो, मतलब हर चीज़ की इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी फर्म्स हैं कि भाई कंज्यूमर भी कंफ्यूज हो जाएगी कहाँ से लें। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है एकदम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं मार्केट में। so many firms are there। ठीक है, आपको कीवर्ड्स ये याद रखने हैं, so many firms are there, राइट। बहुत सारी दुकानें हैं या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जैसे आप अगर बिस्किट्स का ही एग्जांपल देखो, बिस्किट का एग्जांपल देखो, 50 तरह के, 50 भी के 100 वैरायटी के आपको बिस्किट्स मिल जाएंगे। गुड डे, मॉम्स मैजिक, मोनाको, पार्ले जी, बटर डिलाइट, बटर लाइट और बहुत सारे आते हैं। हमारे घर में भी आई गेस 10 वैरायटी के बिस्किट्स आते हैं, सबके लिए अलग अलग। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं पहले तो, मतलब, और सारी फर्म्स के बीच में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है, फर्म जो होती है ना, यहाँ पर फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है। मतलब प्राइस उसको दिया जाता है। वो प्राइस कहाँ से दिया जाता है, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑन द prevailing market प्राइस।
जो मार्केट प्राइस है वही फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्म विल हैव टू एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस, और वो जो मार्केट प्राइस है, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, उसी पे ही उसको अपनी सारी क्वांटिटीज़ सेल करनी पड़ेंगी। मान लो अब कोई कंपनी है, गुड डे का मान लेते हैं, ठीक है, गुड डे का बिस्किट है, तो वो जो फर्म है, अब ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस है 10 रुपये का पैकेट आता है ना इतना वाला, तो 10 रुपये का पैकेट जो आता है वो सब जगह 10 का मिलेगा। हर तरह के बिस्किट आप बाकी देखो, इतना वाला गुड डे आता है, इतना वाला जो मॉम्स मैजिक आता है, इतना वाला बटर बाइट आता है, तो वो 10 रुपये का मिलता है। पर इतना वाला पैकेट का ही जो गुड डे वाली कंपनी है वो ये नहीं कर सकती मैं 10 की जगह 15 का बेचूँ, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक तो उसको ना एक्सेप्ट करना पड़ता है प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, उसको जो मार्केट में प्राइस है इतने साइज़ वाले बिस्किट का वही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो प्राइस टेकर है, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो अगर वो प्राइस बढ़ा भी दे, प्राइस में कुछ चेंजेस कर दे, ऑल्टरेशन कर दे, तो क्या होगा भाई, उसके सारे कस्टमर्स खो जाएंगे, सारे ही कस्टमर्स चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को पता है कि भाई गुड डे ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, 10 से 15 कर दिया इतने वाले बिस्किट का, तो ऐसा तो है नहीं हम गुड डे खाने के लिए मरे जा रहे हैं, हमारे पास और भी सारी फर्म्स हैं और सारे ऑप्शन है बहुत, हम तो मॉम्स मैजिक खरीद लेंगे, हम बटर बाइट खरीद लेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप इसी को ही खाओगे, इसके अलावा और इस तरह का बिस्किट नहीं। ऑलमोस्ट सारे बिस्किट्स में सेम टेस्ट आता है, ऐसे वाले जो होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि बहुत सारी मतलब फर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम मतलब जो कस्टमर्स हैं वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी चीज़ों पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, फर्म को एक प्रीवेलिंग प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जिससे कि उसके कस्टमर्स ना लूज़ कर दे, और वो जब उसके कस्टमर्स चले जाएंगे तो फिर उसकी सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो उसको अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और रेवेन्यू नहीं मिला अच्छा खासा तो उसका प्रॉफिट भी मतलब उसका शायद प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए फर्म को क्या करना पड़ता है, उसको जो प्रीवेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, फर्म will have to accept the market price, जो भी मार्केट प्राइस है वो फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जब फर्म ये मार्केट प्राइस एक्सेप्ट कर लेती है या फिर अपना प्राइस चेंज नहीं करती, प्राइस अपना वही कांस्टेंट रखती है, तो यहाँ पर क्या होगा, AR क्या होगा, कांस्टेंट होगा, AR इज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, ये सारी वही चीज़ें हैं वैसे। AR कांस्टेंट रहेगा, और जब AR कांस्टेंट रहेगा इसके साथ में क्या होता है, MR भी हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, MR भी कांस्टेंट रहता है। और जब MR भी कांस्टेंट रहता है तो इससे क्या होता है, AR और MR बराबर होते हैं, ठीक है। वो हम अभी दोबारा से देख लेंगे, वैसे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात कि इसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं, हर फर्म प्राइस टेकर होती है। फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी, वो कोई कितनी भी मतलब क्वांटिटी बेच सकती है, अपनी उसी प्राइस पर बेचनी है, पर 10 रुपये में, ये नहीं कि 10 से 15 कर दो, 10 रुपये में चाहे तुम अपने दिन में 100 पैकेट बेचो, और 10 रुपये का बिस्किट आप अपना भले 100 के 1000 बेचो, आप कितने भी बेच सकते हो, पर उतने ही रुपये पे बेचना है आपको। और साथ साथ उसको मार्केट प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वही प्राइस रखना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं करना है, वरना उसके कस्टमर्स चले जाएंगे भाई। AR इसीलिए कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे AR के साथ आप ये भी लिख सकते हो, AR क्या है, AR इज इक्वल्स टू प्राइस, प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट है, हमने पढ़ ही लिया। AR कांस्टेंट होता है तो AR MR के बराबर हो जाता है, और MR भी कांस्टेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे ये हो गया लेटेस्ट से आपका आउटपुट, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे आउटपुट हो गया। AR क्या है आपका, कांस्टेंट है, AR मान लेते हैं हम 10 रुपये, ठीक है, ये हो गया 10 रुपये, ये भी 10 रुपये, यहाँ भी 10 रुपये, और यहाँ भी 10 रुपये। फिर AR और आउटपुट है हमारे पास, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, TR निकाल लेंगे। TR क्या होता है, AR इंटू Q, यानी कि 10 1 ज़ा 10, ये 20, और ये 30, और ये 40, ठीक है, ये सारे रुपीज़ में है TR भी, ओके। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, MR। MR कैसे निकालते हैं, TRN माइनस TRN माइनस 1। तो आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, MR भी निकाल सकते हो। तो MR की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तो ऊपर तो 10 ही रहेगी, 20 माइनस 10 10,
30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। तो अब आप देखो ये नोटिस करो जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ए आर कॉन्स्टेंट है और टी आर, तो टी आर से अभी कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले बोला था। ए आर और एम आर को नोटिस करना है सिर्फ, साथ साथ एम आर भी आपका कांस्टेंट है और दोनों ही देखो बराबर हैं, 10-10 है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका ए आर या फिर एम आर, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जगह ना रेवेन्यू भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि हम रेवेन्यू कर्व की तो बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, ए आर एम आर लिख लो या फिर रेवेन्यू लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अब कर्व कैसे बनेगा, देखो आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 तक है, ठीक है, 1 2 3 4, और आपका ये कहाँ तक है, ये तो 10 पर ही है, 5 और यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ठीक है, 5 हो गया, ये 10 हो गया, 1 2 3 4। अब ए आर और एम आर देखें, दोनों बराबर हैं। ए आर का अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो 1 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 10, 4 पे 10, यानी कि 1 पे 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। ये हो गया आपका कौन सा, ए आर कर्व। इसी तरह अगर हम एम आर ड्रॉ करेंगे तो एम आर भी यही है, 1 पे 10, 2 पे 10, यानी कि सेम पॉइंट्स आएंगे, सेम कर्व आएगा, तो ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। तो यानी कि ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है, ये किसका है, ए आर और एम आर दोनों का है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि दोनों का अलग अलग बना, मतलब बना लो, अलग से बना के दिखा दो, नो प्रॉब्लम, पर एक साथ में आप दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यही कहानी लिखी है, ए आर कॉन्स्टेंट है, एम आर कॉन्स्टेंट है और दोनों बराबर हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब आप इस कर्व में देख के देखो, नोटिस कर ही सकते हो, अब आप इस कर्व में देख के देखो, नोटिस करो जो जो हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस आपका कांस्टेंट है, फर्म प्राइस टेकर है, वो प्राइस चेंज नहीं कर सकती। साथ साथ क्या करना पड़ेगा, फर्म को कोई भी क्वांटिटी वो बेच सकती है उसी प्राइस पर, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। तो देखो कितनी भी क्वांटिटी बेच रही है, पहले वो 1 बेच रही है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्वांटिटीज़ बढ़ती जा रही हैं या कम होती जा रही हैं, पर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस उसने वही रखना पड़ेगा। और क्या चीज़ें हैं, बाकी सब हमने देख ही लिया, ए आर एम आर कॉन्स्टेंट है और दोनों बराबर हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो कर्व है, यानी कि रेवेन्यू कर्व, फर्म्स रेवेन्यू कर्व लिखते हैं, शिट, ओके, फर्म्स रेवेन्यू कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो फर्म का रेवेन्यू कर्व है ये परफेक्टली इलास्टिक है। अब आप रिकॉल करो, हमने जब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, उसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो या भले चेंज ना हो, नो चेंज में भी डिमांड में चेंज आ जाता है। तो देखो यहाँ पर भी यही हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा पर जो आउटपुट है उसमें चेंज आ रहा है ना, आ रहा है। तो इसीलिए ये जो कर्व है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक है। और आपको याद हो तो परफेक्टली इलास्टिक का कर्व भी मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होता है और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ भी यही है, हॉरिजॉन्टल कर्व है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसीलिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर किसी भी फर्म का रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। ये आपको याद रखना है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। एक और चीज़, ये जो फर्म का रेवेन्यू कर्व है ना, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये जो फर्म का रेवेन्यू कर्व जिससे जब से हम बोल रहे हैं, इसे हम और किस नाम से बोल सकते हैं, प्राइस लाइन या फिर आपका डिमांड कर्व। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि देखो डिमांड कर्व क्या करता है, पहले तो प्राइस लाइन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये हमको प्राइस बता रहा है, प्राइस बता रहा है, मतलब ए आर क्या है, प्राइस ही तो है।
तो वो इसीलिए प्राइस लाइन कह सकते हैं। डिमांड कर्व क्यों कह सकते हैं? क्योंकि डिमांड कर्व हमें क्या करता है, हमने पढ़ा है, वो प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप बताता है। और यहाँ पर भी ये कर्व क्या कर रहा है, ये जो प्राइस है, AR क्या है, प्राइस, तो प्राइस है और ये जो क्वांटिटी है उसके बीच का ही रिलेशनशिप बता रहा है। तो इसीलिए हम इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, प्राइस लाइन या फिर डिमांड कर्व। तो आपको ये चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि ये सारी चीज़ें तो याद हो ही गई होंगी, अब मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उसके अलावा फर्म का जो रेवेन्यू कर्व होता है अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी लिख देते हैं साथ साथ। हॉरिजॉन्टल होता है एक, तो दिख ही रहा है वैसे तो, और क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जो रेवेन्यू कर्व है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, प्राइस लाइन या फिर डिमांड कर्व। प्राइस लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्राइस को शो कर रहा है, लाइन ये प्राइस को शो कर रही है। साथ साथ डिमांड कर्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिमांड कर्व भी प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप बताता है, और ये जो हमारे रेवेन्यू कर्व है ये भी प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। ये बात हो गई किसकी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मोनोपोली। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब मोनोपोली। अब हमको पढ़ना है कि मोनोपोली मार्केट जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या सीन होता है। हमने परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट, ठीक है। तो देखो, मोनोपोली मार्केट आपको नाम से समझ आ रहा होगा, मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था। मोनोपोली, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, एक। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, बहुत सारे सेलर्स थे, बहुत सारी फर्म्स थी, हमने बोला था ना, सो मैनी फर्म्स आर देयर। पर मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि भाई सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर इज देयर इन द मार्केट। सिंगल सेलर या सिंगल फर्म आप कह लो, ठीक है। तो एक ही सेलर है, एक ही फर्म है। अब आप खुद सोचो, लेट अस सपोज कि आप वो इंसान हो, आपकी एक दुकान है और आपके आसपास दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, कोई भी दुकान नहीं है। मान लो आप कुछ क्या कहते हैं, मिठाइयाँ बेचते हो, ठीक है, मिठाइयों की आपकी ही दुकान है, आप ही एक सिंगल सेलर हो। तो अब एज अ सिंगल सेलर आप क्या करोगे, आप कोई भी प्राइस फिक्स कर सकते हो अपनी मिठाई का, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस एरिया के सारे कस्टमर्स मेरे हैं, मतलब मैं ही यहाँ पे मिठाई बेचता हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो लोग क्या कहेंगे, लोग सोचते हैं ना कि भाई अब जो है चलो यहीं से ले लेते हैं, इतनी दूर कौन जाएगा। तो आप क्या करोगे, कोई भी प्राइस फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सेलर होता है वो कौन होता है, सेलर इज़ प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, प्राइस टेकर था, क्योंकि भाई उसके आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, उसने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, उसके कस्टमर्स भाग जाएंगे फटाक से। पर यहाँ पर सेलर उसके कस्टमर्स उसके पास ही रहेंगे, तो वो कुछ भी प्राइस रख सकता है। तो यहाँ पर सेलर क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, और एंड ही कैन फिक्स वॉट एवर प्राइस ही विशेस टू। जो वो प्राइस रखना चाहे वो रख सकता है, ठीक है। कोई भी प्राइस रखना चाहे तो वो रख सकता है। मान लो कोई मिठाई है, तो अगर वो चाहे तो वो उसको 100 रुपये किलो भी बेच सकता है, वो उसको 200 रुपये किलो भी बेच सकता है, वो उसके ऊपर है, वो प्राइस मेकर है। पर फिर भी अब ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपये वाली मिठाई को 1000 रुपये में बेचेगा तो भी कस्टमर्स पागल नहीं हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल बीइंग होता है, तो वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि भाई एक ही दुकान है तो हम यहीं से लेंगे, भले ही वो 100 रुपये वाली मिठाई 1000 रुपये वाले में दे, नहीं, तो वो फिर भी भाग सकते हैं। तो ऐसे में सेलर हमारा क्या सोचता है, जो सिंगल फर्म है, सिंगल सेलर है, वो क्या सोचता है कि अगर मैं फिर भी थोड़ा सा प्राइस कम कर दूँ तो मेरे पास ज़्यादा मतलब लोग आएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, मतलब मेरी सेल बढ़ेगी, जो मैं सामान बेच रहा हूँ मिठाई, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या समझ आता है कि जो सेलर है, हालांकि वो कोई भी प्राइस फिक्स कर सकता है, बट स्टिल ही वुड हैव टू लोअर द प्राइस इन केस व्हेन ही नीड्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ हिज आउटपुट। तो अगर उसको सेल बढ़ानी है, अगर उसको अपना सामान बेचना है ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा तो प्राइस कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस और क्या कहते हैं आपका क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप
होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर वो सेलर चाहे तो वैसे कोई भी प्राइस रख सकता है, पर फिर भी उसको थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ेगा अगर वो चाहता है और कस्टमर्स आए, मेरी सेल और ज़्यादा हो। और अगर वो उसने थोड़ा सा प्राइस और ज़्यादा बढ़ा दिया तो भाई उसके कस्टमर्स चले जाएंगे, वो कहेंगे तू अपनी दुकान अपने पास रख, यहीं अकेला बैठा रहे, हम कहीं और जाके ले लेंगे, ठीक है, वो ऐसा कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। साथ साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं कि वो सिंगल सेलर है, सिंगल फर्म होती है मोनोपोली में, वो प्राइस मेकर है, कोई भी प्राइस फिक्स कर सकता है। और क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे कि मान लो ये आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है 1 2 3 4, ठीक है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर उसको सेल बढ़ानी है तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, सेल बढ़ानी है तो प्राइस कम तो करना ही पड़ेगा ना। तो AR जो होता है यानी कि हमारा प्राइस, AR तो प्राइस के बराबर है, तो वो उसको कम करना पड़ेगा। अगर वो एक क्वांटिटी बेच रहा है 10 रुपये पे, अब वो चाहता है कि मैं 2 क्वांटिटी बेचूँ, मतलब और ज़्यादा बेचूँ, तो उसको प्राइस कम करना पड़ेगा। फिर वो चाहता है कि नहीं मैं और ज़्यादा बेचूँ, तो उसको और प्राइस कम करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे करके उसको कम करते रहना पड़ेगा अगर वो और ज़्यादा बेचना चाहता है, ठीक है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, TR निकाल सकते हैं। TR क्या आ जाएगा, हमारा दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हो जाएगा 10 18 24 और 28। MR जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 8 और ये 6, ये हो जाएगा 4। अब देखो ये चारों ही चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, आउटपुट है, AR है, TR है, MR है। अब हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम AR और MR को नोटिस करते हैं। अब देखो AR और MR में नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे लिख देते हैं, AR और MR में नोटिस करने वाली बात क्या है, AR इज़ डिक्रीजिंग, AR देखो कम हो रहा है यानी कि प्राइस, ठीक है, प्राइस कम हो रहा है। तो साथ साथ में MR इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग, MR भी तो कम हो रहा है, MR भी कम होता जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। पिछले वाले में क्या था, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में AR कांस्टेंट था 10-10 रुपये, तो MR भी कांस्टेंट आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AR डिक्रीज़ हो रहा है तो MR भी आपका डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो AR क्या है, AR 1-1 से कम हो रहा है, 1-1 रुपये से कम हो रहा है। AR इज़ डिक्रीजिंग बाय 1 रुपी, पर जो हमारा MR है वो किससे डिक्रीज़ हो रहा है, 2-2 रुपये से। 10 से 8 हो गया, 8 से 6, 6 से 4, तो 2 रुपये से डिक्रीज़ हो रहा है। तो इससे क्या समझ आता है कि जो AR है ना, MR डिक्रीजेस फास्टर देन AR, ठीक है। मतलब वो AR से जल्दी कम हो रहा है, कम तो दोनों ही हो रहे हैं पर ये जल्दी कम हो रहा है। 4th यूनिट तक आकर AR तो सिर्फ 7 हो पाया, ये 4 तक चला गया, तो जल्दी कौन सा कम हो रहा है, MR कम हो रहा है। यानी कि जो हमारा AR है वो बड़ा रहता है MR से, AR बड़ा होता है। देखो 10 फर्स्ट वाला यूनिट तो वही रहेगा, सेकंड में ये 9 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 6 है, तो AR हमेशा बड़ा है और MR जल्दी कम होता जा रहा है, इसीलिए AR बड़ा है। साथ साथ में दोनों डिक्रीजिंग है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में दोनों कांस्टेंट थे। ये बात हो गई। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ईजी है और ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका रेवेन्यू, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, AR MR मैंने आपको बताया ही था, और ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखने वाली बात है। इसका ग्राफ देखो, AR का तो ऐसे बनता है, ठीक है, और MR का ऐसे बनता है। तो ये हो गया आपका MR कर्व, ये हो गया आपका AR कर्व। और ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं कि MR एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके नीचे हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव भी चला जाएगा। जब हम इसको और माइनस करते रहेंगे, 2 कम करते रहेंगे, 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2 फिर -4, तो ये नेगेटिव भी चला जाएगा। पर AR 0 पे आके रुक जाएगा, AR 0 से नीचे नहीं जाता। नेगेटिव प्राइस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। ऐसा नहीं है ना कि हमने कोई चीज़ खरीदी और हम उसको वही हमको और 2 रुपये दे दें, नहीं। तो प्राइस हमेशा 0 तक रह सकता है। प्राइस 0 कैसे होगा, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए
जो मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब उनमें फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करती है, तो 0 रुपये पे ही तो प्रोवाइड कर रही है। तो AR मतलब प्राइस 0 हो सकता है, पर किसी भी चीज़ का मतलब प्राइस 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता, और MR नेगेटिव हो सकता है, तो ये यहाँ चला जाएगा। अब इस कर्व में देख के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व है हमारा, डिमांड कर्व मैंने कैसे बोला था, AR MR का जो कर्व होता है उसको कंबाइन करके, है ना, पिछले वाले में पढ़ा था ना अभी। तो डिमांड कर्व जो है हमारा वो यहाँ पर कैसा है, वो इलास्टिक है, ठीक है। डिमांड कर्व इलास्टिक है, यानी कि अगर हम चेंज करते हैं प्राइस में, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज किया तो क्वांटिटी में भी चेंज आ गया। अगर उसने प्राइस कम किया तो क्वांटिटी बढ़ गई, और अगर वो ऐसी प्राइस बढ़ा देगा तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इज इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। लोगों को ना वही एक तरह से वही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर मान के चलें, जैसे कि आप रेलवेज़ का एग्जांपल ले सकते हो। अब रेलवेज़ क्या है, रेलवेज़ बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, मतलब हर कोई रेलवेज़ से ट्रैवल करता है। और रेलवेज़ की अब देखो मोनोपोली है, रेलवेज़ के अलावा और कोई ऐसी चीज़ है नहीं। मोनोपोली से मतलब उस तरह की एक ही चीज़ है, रेलवेज़ जैसी और कोई चीज़ नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो हर कोई इंसान ट्रैवल कर लेता है, साथ साथ आप देखो कि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब आप कहो कि क्या कहते हैं, मतलब बाय रोड जा सकते हैं या फिर एयरलाइंस, ये सब इसका सब्स्टिट्यूट है, तो ये नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। एयरवेज इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना वाटरवेज है, ना रोडवेज है, क्योंकि मतलब एयरवेज बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, उसी प्राइस में ऑलमोस्ट सेम लेवल का। तो एयरवेज तो भाई बहुत ही हाई लेवल का हो गया, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं। रोडवेज भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है इन कंपैरिजन टू रेलवेज, वाटरवेज की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर रेलवेज की क्या है, मोनोपोली है। तो अब वो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा देगा तो लोग कुछ और ऑप्शन देखेंगे, पर और अगर वो थोड़े से भी प्राइस कम करता है तो और लोग सोचेंगे हम तो यार ट्रेन से ही ट्रैवल कर लें, रोड से तो बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है पेट्रोल में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है गुड्स का, जिस भी गुड की हम बात करें। तो यहाँ पे जो फर्म का डिमांड कर्व है वो कैसा कहलाता है, आपका इलास्टिक कहलाता है। समझ में आई बात, इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक भी बोल सकते हो, यहाँ पर इलास्टिक की जगह लेस इलास्टिक, ठीक है। ये हो गई बात किसकी, मोनोपोली मार्केट। तो आप अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। ये हो गया यहाँ पर क्या कहते हैं, मोनोपोली मार्केट। अब हमारा देखो थर्ड वाला जो आता है, थर्ड वाला हमारा क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, वो है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखो क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप ये समझ सकते हो कि ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का एक तरह से मिक्सचर है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोल दिया है इसको। अब मिक्सचर कैसे है, पहली बात तो इसके सारे के सारे जो वो हैं फीचर्स वो एज इट इज़ रहेंगे मोनोपोली वाले, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इतने हिस्से में कोई चेंज नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर क्या होगा, मतलब इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मतलब मोनोपोली का इसमें फ़ीचर है। अब परफेक्ट कंपटीशन का इसमें क्या फ़ीचर है, परफेक्ट कंपटीशन में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। हमने पढ़ा था ना, गुड डे के जैसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, बिस्किट्स के, आप कोई भी कमोडिटी ले लो, सबके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको मिटा देंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को दोनों को मिला करके क्या बन गया है,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन गया है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर बात आती है ये सब चीज़ों की, मैं इसको रब कर देती हूँ कि अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसमें इतना सा डिफरेंस है थोड़ा सा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइस ले लेंगे ये, ठीक है, ये हमने ले लिया प्राइस, और ये हो गया TR, ये हो गया हमारा MR। अब हम TR और MR कैलकुलेट करते हैं। 10 और 10 1 ज़ा 10 हो गया, 9.5 इंटू 2 यानी कि 19, 8 3 ज़ा 24 और 8.5 इंटू 4 यानी कि 17 और 34। ठीक है, ये हो गया हमारा TR। MR कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 10 9 और ये कितना हो गया 4 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा MR। तो यहाँ तक की बात ख़त्म हो गई। ठीक है, अच्छा ये 27, हाँ ओके सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे 9 होगा, हाँ वही मैं कहूँ, 9 3 ज़ा 27 और इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 8 और इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका MR। ये हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हमने जो टेबल बना लिया। अब देखो इससे क्या समझ आता है, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये भी चीज़, ये सारी चीज़ें सेम थी और ये सारी चीज़ें भी सेम रहेंगी कि AR इज़ डिक्रीजिंग, MR इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग। साथ साथ यहाँ पर AR किससे डिक्रीज़ कर रहा है, 0.5 से, तो ये हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ AR किससे डिक्रीज़ कर रहा है, 0.5 से, तो MR किससे डिक्रीज़ कर रहा है, 1 रुपये से। तो देखा जाए तो यहाँ भी MR जल्दी जल्दी कम हो रहा है, कम तो हो रहा है, ये 1 रुपये से कम हो रहा है, ये आधे रुपये से ही कम हो रहा है, तो यहाँ भी MR जल्दी जल्दी कम हो रहा है, यानी कि AR से बड़ा होगा। पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इसका ऐसा नहीं बनेगा, अलग से चलो मैं साइड में बना के दिखा देती हूँ यहीं, जिससे हम कंपेयर भी कर पाएंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो स्लाइटली ऊपर बनेगा। आप देखो, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये AR और MR थोड़ा नीचे है, ये AR और MR थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। ये रेवेन्यू हो गया आपका और ये हो गया आपका आउटपुट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व है ना वो लेस इलास्टिक नहीं है, इस वाले में लेस इलास्टिक था, पर यहाँ पर वो मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। ठीक है, क्योंकि ये हमने देखो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि कोई अगर डिमांड कर्व होता है, देखो ऐसे होता है, हमने पढ़ा था, अगर डिमांड कर्व ऐसा है तो वो एकदम परफेक्टली इलास्टिक है, फिर वो थोड़ा सा नीचे हुआ, मान लो इतना सा नीचे हो गया तो वो कम इलास्टिक होगा, और नीचे हुआ तो वो और कम इलास्टिक होगा, और नीचे हुआ तो लेस इलास्टिक होता जाएगा। इधर जाएंगे यानी कि इधर जब हम मूव कर रहे हैं तो वो लेस इलास्टिक होता जा रहा है, यानी कि जब हम ऊपर मूव करेंगे तो वो मोर इलास्टिक होगा। तो इसी तरह यहाँ से जब हम ऊपर मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे मूव किया हमने तो वो मोर इलास्टिक है, और ऐसे ही हम जब ऐसे सीधा कर देते हैं तो एकदम परफेक्ट इलास्टिक हो जाता है। तो ये बात समझ आ गई होगी। तो ये हमको याद रखना है, ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक वाला, ठीक है, ये याद रखना है। ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर डिमांड कर्व जो होता है वो मोर इलास्टिक होता है इन कंपैरिजन टू अ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के सारे ही फीचर्स सेम हैं एक्सेप्ट वन, वही मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है, एक फीचर क्या है जो अलग है दोनों में, कि यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, पर मोनोपोली में क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और इसीलिए लोगों को उसी दुकानदार पे, उसी सेलर पे, उसी फर्म पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। बात ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके थोड़ा सा अलग से एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे मैं ये सारा हिस्सा रब कर देती हूँ। अभी जो हमने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, हमने तीनों मार्केट्स के अंदर डिमांड कर्व्स पढ़ लिए, हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का पढ़ लिया, हमने मोनोपोली का पढ़ लिया, और हमने फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों को साथ में एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं। एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे, तीनों के बीच का कंपैरिजन करेंगे
कि भाई तीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले आता है, हम पहले अच्छे से कर्व बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। यहाँ पे है आपका क्या, रेवेन्यू, जिसको आप एमआर भी लिख सकते हो, आप एआर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। और यहाँ पे हो गया आपका आउटपुट। अब देखो साथ साथ बोलते जाना कि मैं कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। परफेक्ट कंपटीशन का कर रही हूँ, मोनोपोली का कर रही हूँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आएगा ये वाला, ये आपका कौन सा हो गया, ए आर इज इक्वल, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ये आपका हो गया परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, पीसी लिख दिया शॉर्ट में मैंने, परफेक्ट कंपटीशन, राइट। दूसरा आपका एक ग्राफ आता है, ये आपका कैसा हो गया, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, इधर वाला किसका होता है, मोनोपोली का, राइट, क्योंकि ये कम इलास्टिक है। और इसी को जब मैं थोड़ा सा आगे टेढ़ा करके बना दूंगी, तो ये हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स क्या डिराइव कर सकते हैं कि अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म्स रेवेन्यू कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक, ऐसे याद रख लो, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में परफेक्टली इलास्टिक, ये याद रखना है। और अब ये है क्यों, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, हमने पढ़ लिया है, गुड डे, पार्ले जी, मॉम्स मैजिक, बटर बाइट, बटर डिलाइट, ये वो, तो सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। तो ये आपको बात होगी किसकी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की। अब बात आती है मोनोपोली की। मोनोपोली में क्या है, यहाँ भी लिख लेते हैं, अंडर मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट में क्या है, फर्म्स रेवेन्यू कर्व इज लेस इलास्टिक। ठीक है, कम इलास्टिक है। कम इलास्टिक क्यों है, बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी। अनअवेलेबिलिटी मतलब है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। ठीक है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स, ये आपको याद रखना है। ये किसका हो गया, मोनोपोली का। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हो गया, मोनोपोली हो गया। तीसरा आपका क्या रह गया, यहाँ पे लिख देते हैं, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जो फर्म का रेवेन्यू कर्व होता है, फर्म्स रेवेन्यू कर्व इज मोर इलास्टिक। ठीक है, मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक मतलब इससे तो कम होगा, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बीच का है, बीच वाला है। इससे मोनोपोली से तो ज़्यादा इलास्टिक है, पर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, उससे कम है। ठीक है, तो इट इज़ मोर इलास्टिक। अब ये मोर इलास्टिक क्यों है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे फर्म क्या होती है, ये होती है प्राइस टेकर, यहाँ पर होती है फर्म प्राइस मेकर, और यहाँ भी क्या है, फर्म प्राइस मेकर। ठीक है, फर्म प्राइस मेकर है।
एक और ये बात हो गई। और एक और क्या चीज़ हो सकती है, यहाँ पे जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसकी इलास्टिसिटी डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो परफेक्टली इलास्टिक की इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये हमने पढ़ा था ना, ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी से कम ये और कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीनों का ही हमने क्या किया है, जो डिमांड कर्व है, रेवेन्यू कर्व है, वो एक साथ में ड्रॉ कर दिया है। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो नहीं है, इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह की, कैसे फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ करने जो हम यूजुअली करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।